हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। हम आ चुके हैं रिटर्न ऑफ वॉलक्रीज के 4th पार्ट में और ये इस स्टोरी का फाइनल पार्ट होने वाला है और ये किंग इन ब्लैक की एक साइड स्टोरी है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम लास्ट एपिसोड में देख चुके हैं, जो ब्लू वॉलक्री है उसको उसका हथियार वापस मिल गया है और जेन भी मदद लेने के लिए जाती है डैनी मूनस्टार और हिल्डग्रेड के पास में, ताकि वो नल और उस सेलेस्टियल के बीच में जो कनेक्शन है उसको तोड़ सके। और ये सब वॉलक्रीज के एक ओल्ड रिचुअल से होगा। वो फैब्रिक ऑफ रियलिटी को बुन रही हैं एक नीडल और गोल्डन धागे से। उनको उम्मीद है ऐसा करने से ये उस सेलेस्टियल के अंदर घुस जाएगा, बट इसी बीच हिल्डग्रेड नल के काबू में चली जाती है। ये रिचुअल अभी आधा ही कंप्लीट हुआ है और टाइम निकलता जा रहा है। और ये सीन है न्यूयॉर्क का और जैसा कि हमने देखा था, नल ने काबू कर लिया है हिल्डग्रेड को। इस टाइम वॉलक्रीज फैब्रिक ऑफ रियलिटी को बुन रही हैं और वो भी लाइफ और डेथ के बीच में, क्योंकि वॉलक्रीज ही ऐसा कर सकती हैं। उनकी जो थ्रेड है वो ब्लड की नहीं है, वो है लाइट की। और ये नल की नेक्रोस्वॉर्ड और उस सेलेस्टियल के बीच का कनेक्शन तोड़ देगी और ऐसा करने पर नल से वो शक्ति चली जाएगी जो उसे भी नहीं पता कि उसे कहां से मिलती है। और यहाँ हम पहुंच चुके हैं वोल्हाला में। यहाँ पर ब्रनहिल्ड अपने साथियों को कहती है वो सोल खाने वाला सेलेस्टियल घायल करने के लिए हो जाएगा अगर वो कामयाब हो गई, और इसका मतलब है हम इसको खत्म कर सकते हैं और किंग इन ब्लैक को भी। हम पहले भी इस सेलेस्टियल का सामना कर चुके हैं, हम उससे लड़े पर जीत नहीं पाए, बट अभी टाइम है सब कुछ सही करने का। इसीलिए मैं तुम लोगों से पूछना चाहूंगी, वैसे तो हम लोग मर चुके हैं और अपनी आफ्टर लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं जिसको हमने काफी टाइम बाद अर्न किया है, तो क्या ये हमारी ड्यूटी नहीं है कि हम अपनी जिंदा बहनों की रक्षा करें और उनकी हेल्प करें? तभी वहाँ पे वो बूढ़ी औरत इवानी आती है। वो कहती है कि जो डेड होते हैं उनकी कोई ड्यूटी नहीं होती और हाँ, हमारी बहनें फिर से फेल हो जाएंगी और ये एक पागलपन होगा। बट मैं बूढ़ी भी हूँ और पागल भी, और उससे भी ज्यादा मैं बहुत ही ज्यादा गुस्से में हूँ। मैं कहती हूँ हमें फाइट करनी चाहिए, तो वो कहती है तुमने सुन लिया, हम करेंगे फाइट। जेन कहती है मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे मैं भगवान की आंखों से देख रही हूँ, ऐसा कुछ जो मैं टाइम टू टाइम जानती हूँ। मुझे सब कुछ फील हो रहा था, मैं सब कुछ देख पा रही थी, मुझे किसी के वार्म की गर्मी महसूस हो रही थी और मरती हुई बॉडी की कपकपाहट भी। वो कहती है मैं हूँ जेन फोस्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं कैंसर से भी लड़ चुकी हूँ, मैं हूँ एक वॉलक्री, मैं लिविंग और डेड के वर्ल्ड के बीच में खड़ी होती हूँ, बट मुझे अभी ये नहीं पता कि मैं कहाँ जाऊंगी एंड में। वो देखती है उस सेलेस्टियल ने एक बड़ी सी तलवार बना ली है। वो मूनस्टार को कहती है हमें जल्दी करनी होगी। मूनस्टार कहती है इतनी बड़ी तलवार? तो जेन कहती है डैनी तुम मेरे पीछे रहो और हाँ, इस थ्रेड को मत छोड़ना, हमें इस रिचुअल को खत्म करना होगा और इसके लिए शायद मैं थोड़ा सा टाइम बना सकती हूँ। तो डैनी कहती है तुम क्या करने वाली हो? तो हम देखते हैं कि जेन उड़कर उस सेलेस्टियल के पास चली जाती है। वो कहती है मुझे मरे हुए की चीखें ऑलरेडी सुनने लग गई थी और वो उससे लड़ने के लिए रेडी हो जाती है। वो सेलेस्टियल अपनी बड़ी सी तलवार का यूज करता है। वो कहती है मुझे पता है अगर मैं इन आवाजों पे ध्यान दूंगी तो मुझे सैनिटरी भी मिल जाएगा, बट तभी मुझे एक और आवाज सुनाई देती है जो बिल्कुल जिंदा है, और वो आवाज सुनती है ब्लू वॉलक्री की जो वहां पहुंच जाती है। वो कहती है तुम बिना दिमाग वाले बड़े से गॉड के धब्बे, तुम में और नल में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है और आज से तुम दोनों ही हेल में सड़ोगे, और वो उस पे हमला करती है। तो जेन कहती है तुम वापस आ गई? तो वो कहती है हाँ, तुम्हारे घोड़े ने मुझे बहुत ही ज्यादा कन्विंस कर लिया, तो मुझे लगा अगर हम वोल्हाला जाएंगे तो क्यों ना इसको भी खत्म करें, और वो तीनों ही उस डेड सेलेस्टियल पे हमला कर देती हैं। जेन कहती है जैसे ही वो टूट रहा था मैं मरे हुए लोगों की जिंदगियां देख पा रही थी उन टुकड़ों में। मैंने विश किया काश मैं इनको बचा पाती, बट तभी उसकी तलवार हाथ से छूट जाती है और वो सेलेस्टियल उसको अपनी ओर खींच लेता है। वो कहती है ये मेरा पुराना क्लासरूम है और ये मैं हूँ बचपन में। तभी उसको कोई आवाज लगाता है जेन। वो कहती है मैं इस आवाज को जानती हूँ, ये मेरी बहुत ही अच्छी टीचर हैं। वो कहती है मिस एंडरसन। उसकी टीचर कहती है बैठ जाओ जेन, मुझे तुमसे बात करनी है। तो जेन कहती है ये सब सच में नहीं है। तो वो कहती है तुमने ऐसा क्यों कहा? तो जेन कहती है मेरी मॉम कभी भी मुझे ये ड्रेस नहीं पहनने देती, मुझे याद है मैं लड़ रही थी और मेरा वेपन मेरे हाथ से छूट गया। तो उसकी टीचर कहती है जेन तुम्हें लड़ना नहीं चाहिए। जेन कहती है तुम मर चुकी हो काफी टाइम पहले और तब मुझे बहुत ही ज्यादा दुख हुआ था। तो वो कहती है तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। जेन कहती है तुम वो नहीं हो, तुम सेलेस्टियल हो, तुम मेरे दिमाग में हो या मैं तुम्हारे दिमाग में हूँ। तो उसकी टीचर कहती है अच्छा, तो उसने तुम्हें चीजें बताई हैं उस तुम्हारी साथी ने, इसलिए तुम्हें डाउट है ना। वो बहुत ही ज्यादा जिद्दी थी और उसे मनाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल था। और यहाँ बात कर रही है वो दूसरी वॉलक्री की। वो कहती है जेन हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है, हम तुम्हें सब कुछ दे सकते हैं
जैसा मैंने कहा सब कुछ। तभी जेन देखती है उसका बेटा वहां आता है। जेन उसको गले लगा लेती है। उसका बेटा भी बहुत खुश होता है। तो उसकी टीचर कहती है जेन ये अच्छा नहीं है। और यहाँ जेन सोचती है ये उसकी यादें हैं, ये वो नहीं है, वो यहाँ हो ही नहीं सकता। प्लीज मुझे बताओ कि उसकी सोल भी यहाँ पे ट्रैप नहीं है, ये बस मेरी याद होगी। वो अपने बेटे से पूछती है जिमी तुम्हें वो पोएम याद है, हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन? तो उसका बेटा कहता है वॉल। वो कहती है थैंक गॉड ये तुम नहीं हो, मुझे पता था तुम सच में नहीं हो। तो उसकी टीचर कहती है तुमने ये कैसे पता किया? तो वो कहती है मैं उसे जब भी ये पोएम सिखाती थी तो वो वॉल की जगह कुछ और ही बोलता था। तो उसकी टीचर कहती है अगर तुम चाहो तो हम इसको बड़ा भी बना सकते हैं, जैसा तुम कहो वैसा कर सकते हैं। तो जेन कहती है नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। और यहाँ पे डैनी कहती है जेन उसके अंदर चली गई है। तो ब्लू वॉल्क्री कहती है उस पर ब्लास्ट करो। तो वो घोड़ा कहता है मैं जाता हूँ। तो ब्लू वॉल्क्री कहती है नहीं घोड़े, एक घोड़ा मेरे से ज्यादा ब्रेव नहीं हो सकता, तुम मेरे लिए वेट करो, मैं उसको सुन पा रही हूँ। तभी वहाँ पे एक अस्गार्डियन शंख बजता है। वो कहती है ये क्या? और यहाँ हम पहुंच चुके हैं वापस जेन के पास। उसकी टीचर कहती है जेन तुम्हें ये नहीं चाहिए। जेन कहती है तुम्हें पता है हमारी 2 आफ्टर लाइफ होती हैं। तो वो कहती है कैसे? तो जेन कहती है एक तो वो जो तुम्हारी आत्मा के साथ होती है और दूसरे वो जीते हैं जिन्हें तुम पीछे छोड़ जाते हो। वो लोग जो तुम्हें याद करते हैं, जो तुम्हारी यादों से जुड़े रहते हैं, वो चेंज होते हैं और डिफरेंट लोग बन जाते हैं क्योंकि वो तुम्हें जानते हैं। सब कुछ होने के बाद भी वो तुम्हारी डेथ में एक मतलब ढूंढ लेते हैं, चाहे कोई हो भी ना। यही तो असली आफ्टर लाइफ है क्योंकि ये विकसित होती है और बढ़ती जाती है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। मुझे अपने जिमी की परछाई नहीं चाहिए वापस। मैं चाहती हूँ वो जिए, मैं चाहती हूँ उसकी लाइफ हो, मेरे लिए नहीं उसके लिए। और कोई भी मुझे वो नहीं दे सकता, तुम भी नहीं। तो हम यहाँ देखते हैं कि वो जो शंख बजता है वो इसलिए बजता है क्योंकि ब्रनहिल्ड के साथ बाकी की वॉल्क्रीज भी वहाँ पहुंच चुकी हैं। ब्रनहिल्ड डैनी को कहती है कि मैं देख सकती हूँ कि अभी भी वो कनेक्शन नहीं टूटा और तुमने इस थ्रेड को ब्रेसलेट की तरह क्यों बांधा हुआ है। डैनी कहती है इससे पहले कि हम वो रिचुअल को पूरा कर पाते उस सेलेस्टियल ने हम पे हमला किया। तो वो कहती है चलो ये थ्रेड को मुझे दो, हम इसको खत्म करेंगे। तो यहाँ पे ब्लू वॉल्क्री इवानीर को कहती है कि जेन अंदर फंसी हुई है, हमें उसे बाहर निकालना पड़ेगा। तो वो कहती है ठीक है हमें जल्दी करनी होगी। और यहाँ हम देखते हैं उसके टीचर कुछ अलग सी बन जाती है। वो कहती है जेन तुम्हें और कुछ भी चाहिए? हम तुम्हें पावर, स्ट्रेंथ और नॉलेज दे सकते हैं, इससे तुम यूनिवर्स को अच्छा बना सकती हो, तुम एक गॉड बन जाओगी फिर से। हमारे पास सब कुछ है बस लाइफ नहीं है। अगर तुम हमें ज्वाइन करोगी तुम हमें लाइफ दे सकती हो, हम कुछ भी बन सकते हैं या कोई भी। तभी वो सैनिटरी बन जाता है जो उसको कहता है जेन तुम देख नहीं सकती, हम नल को हरा सकते हैं, हमारे पास मिलियंस की शक्ति है, उसकी हाइप भी हमें बीट नहीं कर पाएगी। जेन कहती है मैंने उसको थोड़े टाइम के लिए तो सोचा। तो वो कहती है मिडगार्ड को बचाने के लिए मैं अपनी लाइफ दे सकती हूँ बट ऐसे नहीं, तुम्हें ये सब स्टॉप करना होगा, बाकी आत्मा को आजाद करो। और यहाँ हम देखते हैं वो तीनों वॉल्क्री मिलके उस रिचुअल को करती हैं और जैसे ही वो उस थ्रेड को खींचती हैं जो कि उस नेक्रोसोर्ड से जुड़ा होता है, वो उसको खींचती हैं फैब्रिक ऑफ रियलिटी से। और ये नल को भी फील होता है और वो कसम खाता है कि इसकी कीमत गॉड्स को चुकानी पड़ेगी क्योंकि यहाँ उसकी शक्ति का भी लॉस हुआ है। हम देखते हैं उसके जाल से बाहर आना शुरू हो जाती है। वो कहती है किसी भी वॉल्क्री को पीछे नहीं छोड़ते और उसको भी आजादी फील होती है और उसकी ताकत जुड़ती है बाकियों से। जैसे ही वो नीडल अनलीश होती है हम देखते हैं वो उस नीडल को घुसा देते हैं उस बड़े से सेलेस्टियल में। वो ब्लू वॉल्क्री भी अपने हथियार के साथ उस पर हमला कर देती है और हम देखते हैं कि जेन भी वापस आ चुकी है। ब्लू वॉल्क्री उसको कहती है जेन आर्मी ऑफ वल्हला यहाँ पहुंच चुकी है, वो इस चीज को तबाह करने वाले हैं, इससे पहले तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। यहाँ पे जेन उस सेलेस्टियल को कह रही है यहाँ से तुम नहीं बच पाओगे, तुम्हें यहाँ के बंदियों को छोड़ना होगा, उन्हें जाने दो। तो वो कहता है मैं उन्हें क्यों जाने दूं? तो वो कहती है क्योंकि ये तय करेगा कि तुम नेक्स्ट कहाँ जाने वाले हो। तो वो कहता है तुमने भी तो उसको नहीं जाने दिया। तो जेन अपने बेटे के सर पे हाथ रखती है और कहती है मैंने उसे जाने दिया है और वो भी अपने वे से। मैं उसे बहुत ही ज्यादा मिस करती हूँ बट मेरे दिल को पता है कोई भी मुझे उसे वापस नहीं कर पाएगा। और वो लड़का वहां से चला जाता है। तो वो उसको भी कहती है कि सबको यहाँ से जाने दो। वो सबको आजाद करता है, वहाँ पे टुकड़े टुकड़े फैल जाते हैं। डैनी कहती है मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सभी को छुटकारा मिल गया हो। वो वॉल्क्रीज उन टुकड़ों में उन लोगों की लाइफ को देख पा रही थी, वो लाइफ जो उन्होंने जी और उनकी स्टोरीज को भी। तभी हम देखते हैं कि ब्लू वॉल्क्री के पास उसकी लवर ऑल्टा आती है और वो भी इसमें कैद थी। वो दोनों ही अपनी पुरानी बातों को याद करती हैं और कहती हैं कि वो हमारी लाइफ का सबसे बेस्ट टाइम था। तभी वहाँ पे सैनिटरी भी आता है। वो कहता है जेन तुम इसके लिए खुद को दोषी मत मानना। जेन कहती है मुझे माफ करना, मुझे तुम्हारी आत्मा को बचाना था। और वहाँ पे क्या वो तुम ही थे जिसने मुझे वो सब कहा? तुम्हें याद है तुमने क्या कहा?
तो वो कहता है हाँ मुझे याद है, वो मेरा पार्ट ही था जो कि गुस्से में था और थोड़ा सा निराश भी, बट मैं उस पार्ट को अभी नहीं सुन पाऊंगा क्योंकि मैं अभी फिर से आजाद हो गया हूँ, मैं फिर से एक हो गया हूँ। और यहाँ हम देखते हैं कि एवा ने उस सेलेस्टियल की सोल को छोड़ के आएगी। ब्रनहिल्ड कहती है ये उसने खुद मांगा है। तो जेन कहती है वो कहाँ जाएंगे? तो वो कहती है जहाँ भी वो सेलेस्टियल जाते हैं, बट हम अपनी वाली को वल्हाला वापस ले जाएंगे। तो ब्लू वॉल्क्री पूछती है वो लड़का कौन था? वो कहती है वो मेरा बेटा जिमी था, वो 8 साल का था जब उसकी मृत्यु हो गई। तो वो कहती है तुम्हें इस सब का कुछ मतलब पता चला? मैं इतने टाइम वहां थी, मुझे कुछ भी समझ नहीं लगा। तो जेन कहती है ज्यादा तो नहीं, बट जितना भी कुछ टाइम वो मेरे साथ रहा उसने मुझे सिखाया पेशेंस रखना, सेक्रीफाइसेस करना, उसने मुझे सिखाई काइंडनेस और लव। आज मैं जो हूँ उसकी वजह से हूँ। मुझे लगता है तुम्हें भी वही करना चाहिए, जो तुम्हारी साथी तुम्हारे अंदर अच्छाइयाँ छोड़ गई हैं, तुम्हें उसी रास्ते पे जाना चाहिए। तो ब्लू वॉल्क्री कहती है हाँ उसने मुझे कुल्हाड़ी फेंकना भी सिखाया और काफी अच्छी चीजें भी। तो डैनी कहती है हमें तुम्हारी कुल्हाड़ी चाहिए होगी, हमें जो भी मिल सके हमें साथ में लेके जाना होगा, और ये सब होगा उनके लिए जिनको हमने लॉस किया है। हमें उस डार्कनेस को हराना है। तुम्हें लगता है हम नल को हरा पाएंगे? तो वो कहती है मुझे ऐसा भी नहीं लगता कि हम ये नहीं कर पाएंगे। तो जेन कहती है इसका मतलब हमारे पास अभी भी होप है डैनी, और वही काफी है। तो वो कहती है चलो हम एक शॉट तो ले ही सकते हैं। तो गाइज इसी के साथ इस स्टोरी का होता है दी एंड। और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिए। हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।